नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके इतिहास के एजुकेटर डॉक्टर शताब्दी गहलोत और आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी चौथी इकाई के अंतर्गत गुप्त सम्राट के बारे में गुप्त काल के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। गुप्त से संबंधित हमारी जो भी बातें होगी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आएंगे उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी क्या कर रहे होंगे, नोट्स मेकिंग आपकी चल रही होगी। साथ ही मैं आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स पर्टिकुलर एक एक टॉपिक्स के बनाकर जरूर डालूंगी। आप निश्चिंत रहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि वो आपकी लास्ट डे की औषधि होगी, लेकिन बहुत हैवी औषधि बन रही है, उसमें मुझे भी बहुत समय लग रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं जरूर दूंगी। लेकिन जो अपने नोट्स की बात होती है वो अलग ही होती है। कहते हैं ना, जैसे मैं योग करूंगी तो मुझे खुद से फायदा होगा, ठीक है। तो मेरे योग का मुझे खुद को फायदा मिलेगा। तो आप अभी योगासन करिए, धीरे धीरे करके वो क्या करेगा, आपके शरीर को उसकी आदत बन जाएगी। फिर मैं आपको जो आयुर्वेदिक गोलियां दूंगी आप उसे खाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। गुप्त राजवंश के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके संस्थापक के रूप में। इससे पहले की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने इकाई 2 के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य कंप्लीट कर लिया था, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ ली थी हमने। मौर्यों के बाद में जो भी आते हैं, सबसे पहले हमने हर्यक वंश पढ़ा, हसीन, मशुकसा, शिशुनाग, नंद वंश, फिर मौर्य वंश। उसके बाद में कण्व वंश, सातवाहनों के बारे में हमने पढ़ा, कुषाणों के बारे में हमने पढ़ा, और विदेशी आक्रमणकारी आए उनके बारे में पढ़ा। विस्तार से इनकी सारी हमने चर्चाएं करी है ना। इकाई 2 के अंतर्गत इकाई 10 में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास, उससे संबंधित क्षेत्र और बचा कुचा सारा हमने लास्ट की स्लाइड में देख लिया। यानी अब हमारे पास कितनी यूनिट्स हो गई, 3 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। इकाई 2 हो गई हमारी, इकाई 3 हो गई और इकाई 10, यानी हमारी 3 यूनिट कंप्लीट हो गई। इकाई 1 हम अभी लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमारा इतिहास लेखन चल रहा है, 3 लेक्चर उसके हो गए हैं। और साथ में हम इसके समानांतर रूप से 2 इकाइयां और चलाएंगे, जिसमें एक होगी इकाई 4 जिसमें हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, और इकाई 9 जिसमें हम पढ़ेंगे विदेशी नहीं, विश्व इतिहास है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री हम जिसे पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि कुछ 2 चीजें टफ होगी और एक इजी होगी, तो हम इजिली कहते हैं इस पहाड़ को पार कर लेंगे ना। इतिहास लेखन बहुत बोर होता है, कंटिन्यू अगर उसकी क्लास चलेगी तो आप बोर हो जाओगे। वर्ल्ड हिस्ट्री लोगों को समझ में नहीं आती, कंटिन्यूस की क्लास चलेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इन दोनों के बीच में चलेगा हमारा गुप्त साम्राज्य, ठीक है। क्योंकि गुप्त तो हमारे क्या है, हमारे लेवल का आदमी है ना, तो हम इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं, ठीक है। गुप्त राजवंश की स्थापना कब हुई? तो 275 ईस्वी में महाराज गुप्त के द्वारा की गई। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति ये कहती है ना, मैं नहीं कह रही हूँ, ये कौन कहता है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति कह रही है। क्या कह रही है कि गुप्तों के पूर्वजों में पहला नाम किसका आता है, महाराज श्रीगुप्त का आता है, ठीक है। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो गया, श्रीगुप्त हो गया। क्लियर, श्रीगुप्त क्या कौन हो गया, गुप्त वंश का संस्थापक होगा। श्री उसके लिए सम्मान सूचक शब्द था। तो ये क्या है, इसका नाम क्या है, महाराज। अभी देखा हमने महाराज गुप्त थे, है ना। श्रीगुप्त अंकित एक मोहर कहाँ से मिलती है हमें, राजघाट से मिलती है। श्रीगुप्त अंकित एक मोहर लुधियाना से प्राप्त होती है। गुप्त वंश के संस्थापकों को चीनी यात्री सिंह ने क्या कहा है, ये प्रश्न अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं ना, जिसे मैं कहती हूँ बेढंगे प्रश्न। ये बेढंगे प्रश्न, इन्हें हाईलाइट करो, इन्हें रटो, इन्हें लिखो, जो करना है करो, लेकिन इन्हें करो, ठीक है। तो अगर हम पूछे, अगर आपके सामने प्रश्न बनता है कि गुप्त वंश के संस्थापकों को चीनी यात्री सिंह ने क्या कहा है, तो क्या कहा है, चेली की तू। क्या कहा है, चेली की तू। गुप्त वंश का फिर दूसरा शासक कौन रहा, तो महाराज घटोत्कच, श्रीगुप्त का पुत्र, ठीक है। क्रोनोलॉजी क्या हो गई, पहले कौन आता है हमारा, श्रीगुप्त आता है, फिर कौन आता है, घटोत्कच आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद में आता है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी भी चलेगी। और अब एमपीपीएससी कभी भी क्रोनोलॉजी नहीं पूछता है, तो आप निश्चिंत रहिए, वो कुछ अलग ही तरह के क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है, वो पूछेगा कि चंद्रगुप्त के पूर्व कौन से राजा का शासन रहा, ठीक है। वो पूछेगा कि घटोत्कच के पिता का नाम क्या था। इस तरह से प्रश्न पूछता है, इसलिए हमें क्रोनोलॉजी याद रहनी, ठीक है।
जहां पर जरूरत हो वो क्रोनोलॉजी हम याद रखेंगे, जहां जरूरत नहीं है हम जरूरत की चीजें, बिना जरूरत की चीजें हम याद रखते ही नहीं है ना, तो उससे हमें कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। तो श्रीगुप्त का पुत्र था, कौन था? घटोत्कच था। क्रोनोलॉजी हमने देख ली है। इत सिंह ने क्या कहा है? चेली की तो कहा है। प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र और साथ ही रिद्धपुर ताम्रपत्रों में क्या मिलता है? घटोत्कच को गुप्त वंश का आदि पुरुष कहा गया है, संस्थापक नहीं। क्या कहा गया है? आदि पुरुष कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि किन ऐतिहासिक स्रोतों में घटोत्कच को गुप्त वंश का आदि पुरुष कहा गया है, तो हम कह सकते हैं कि प्रभावती गुप्ता के पूना वृद्धपुर ताम्रपत्रों में घटोत्कच को क्या कहा गया है? गुप्त वंश का आदि पुरुष कहा गया है। स्कंदगुप्त के सुपिया कहाँ पर है? रीवा। और ये रीवा किस स्टेट के अंतर्गत आता है? ये हमारे एमपी के अंतर्गत आता है, तो हमें तो ये याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बताता है? ये हमने मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि सुपिया अभिलेख क्या बताता है कि गुप्तों की वंशावली किस शासक से प्रारंभ करता है? तो ये गुप्तों की वंशावली ही घटोत्कच से प्रारंभ करता है। तो अगर प्रश्न ये आता है कि सुपिया अभिलेख के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक कौन है ना, अंडरलाइन करिएगा इस बात को, हाईलाइट करिएगा इस बात को कि प्रश्न क्या पूछ रहा है ना। प्रश्न की प्रकृति के अनुरूप हमारा आंसर होगा, है ना, वरना हम बिना काम के ही 2 नंबर प्लस कर लेते हैं, बहुत बड़ी गलती होती है हमारे से। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रश्न पूछा गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो हम लिखेंगे श्रीगुप्त। अगर पूछा जाए कि सुपिया अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सुपिया अभिलेख, हु इज द क्या बोलेंगे इसको, स्टेब्लिश्ड ऑफ गुप्त साम्राज्य, है ना, तो क्या बोलेंगे हम कि भाई सुपिया अभिलेख के अनुसार गुप्त वंश की स्थापना किस शासक ने करी है? तो उसका नाम आएगा घटोत्कच। किसके अनुसार? अंडरलाइन करेंगे हम सुपिया अभिलेख। अगर पूछा जाए गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो हम कौन कहेंगे? श्रीगुप्त। अगर प्रश्न पूछा जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो कौन आएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर? तीनों चीजें हमारे माइंड में, दिमाग के तीनों खानों में अलग अलग बैठ जानी चाहिए, खांचों में बिठा दो इन्हें। ठीक है, प्रश्न की प्रवृत्ति के अनुसार आंसर आना चाहिए और खुद से प्रश्न डेवलप करना भी सीखना चाहिए। इस आधार पर क्या प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम गुप्तों ने क्या करा था? घटोत्कच के समय ही गंगा घाटी में राजनैतिक महत्ता प्राप्त कर ली थी, ये हमें पता चलता है। अनुमान लगा रहे कि सुपिया अभिलेख क्या कह रहा है कि गुप्तों की वंशावली घटोत्कच से प्रारंभ कर रही, तो हम फिर क्या सोच सकते हैं? हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाई घटोत्कच के समय में गंगा घाटी में इनकी क्या होते, राजनीतिक प्रभुत्व हो गया था। राखल दास बनर्जी कहते हैं गुप्त प्रारंभ में किसके सामंत थे? अक्सर ये प्रश्न बनते हैं ना, अक्सर पूछा जाता है ये कि पहले हम देखते हैं बहुत सारे प्रश्न अभी तक हमने हल भी करे हैं, देखा भी है कि ये राजा महाराजा किनके सामंत थे, किनके अंडर काम करते थे। हमने देखा था पितृहंता नामक एक शासक भी रहा, पूरा एक वंश रहा है जिसमें पिता की हत्या कर दी जाती थी। हमने ऐसा भी देखा है कि एक सेनापति के द्वारा अपने राजा की हत्या करके फिर नए शासक के रूप में उभरता है। तो ये प्रश्न लगभग बनते ही बनते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि गुप्त किनके सामंत थे, तो याद रखिएगा किनके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी इस एक स्लाइड से हमारे कितने प्रश्न बनते हैं? कम से कम 5 से 7 प्रश्न बनते हैं और ये प्रश्न बनना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रमोद चंद्र बागची तथा सुधाकर चट्टोपाध्याय के अनुसार गुप्त मुरुंडो के अधीन थे। अब ये अलग कह रहे हैं लेकिन पर्टिकुलर नाम आना चाहिए। प्रमोद चंद्र बागची और सुधाकर चट्टोपाध्याय क्या कहते हैं कि गुप्त मुरुंडो के अधीन थे, जबकि फ्लिट क्या कहते हैं कि शकों के अधीन थे। फ्लिट कहते हैं शकों के अधीन थे, प्रमोद चंद्र बागची कहते और सुधाकर कहते हैं कि मुरुंडो के अधीन थे। श्रीगुप्त तथा घटोत्कच ने क्या करा था? महाराज की उपाधि धारण करी थी तथा 319 ईस्वी तक किसी वंश की अधीनता में शासन किया था। ऐसा माना जाता है कि ये जो थे 2 राजा श्रीगुप्त और घटोत्कच, ये जो थे इन्होंने किसी वंश के अधीन काम किया था, है ना, इसीलिए ये सिर्फ महाराज की उपाधि धारण करी थी। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण नहीं करी थी। और वो किसने करी थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, जिनका समय काल क्या है? 319 से 350 ईस्वी। क्लियर? अब पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा श्रीगुप्त के बारे में जो गुप्त वंश का संस्थापक है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा? उसके बाद में हमने देखा सुपिया अभिलेख क्या कहता है कि घटोत्कच से वंशावली प्रारंभ करता है। इससे क्या पता चलता है कि गंगा घाटी में इनका राजनीतिक प्रभुत्व हो गया था।
ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई किनके अधीन थे, तो हम किस सर्वमान्य मत क्या है कि कुषाणों के सामंत थे। प्रमोद चंद बागीची और सुधाकर चट्टोपाध्याय क्या कहते हैं कि गुप्त मरुंडों के अधीन थे, जबकि फ्लिट क्या कहते हैं कि ये शकों के अधीन थे। और ऐसा इसलिए माना जा रहा है, अनुमान इसलिए ऐसा लगा रहे हैं क्योंकि इन दोनों शासकों के द्वारा महाराज की उपाधि धारण करी थी, यानी किसी भी राजा ने, इन दोनों राजाओं ने विशेषकर 319 ईस्वी तक किसी वंश के अधिता में शासन करा। क्यों? क्योंकि इन्होंने महाराज की उपाधि धारण करी थी। 319 क्यों आया यहाँ तक? क्योंकि 319 में आता है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम, जो राजा बनता है और पूर्ण स्वतंत्र कर देता है अपने राज्य को, और महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। इसीलिए इस शासक को क्या कहा गया? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। ठीक है। और हेमचंद्र राय चौधरी क्या कहते हैं कि चंद्रगुप्त को द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं। मगध साम्राज्य का, है ना, मगध साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार? तो हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार। किसे? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या है? गुप्तों और लिच्छवियों के बीच में क्या हुआ था? इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करे थे, और पहले वैवाहिक संबंध ही इसलिए स्थापित किए जाते थे ताकि क्या रहे कि उन पर कंट्रोल रहे, और उनसे संबंध स्थापित हो जाएगा तो कम से कम वे राज्य हमारे पर अधिकार आक्रमण नहीं करेंगे और हमें उनसे सहायता मिलती रहेगी। अब आप ध्यान रखिए कि पहले हमें जैसे लिच्छवियों आता है, तो क्या आपको लगता है कि हमने पहले लिच्छवियों का बारे में कुछ सुना था? तो जी हाँ, हमने पहले भी लिच्छवियों के बारे में सुना था। किसके द्वारा? लिच्छवियों के संबंध में किसने लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करे थे? हमारे माइंड में वो चीज क्लिक होनी ही चाहिए, क्योंकि मैंने इसे पहले पढ़ रखा है, और जब मैंने इसे पहले पढ़ रखा है तो मेरे माइंड में क्लिक होना चाहिए। जी हाँ, मैंने पढ़ा है। इसको कब पढ़ा था? बिंबिसार। याद आया? बिंबिसार ने भी लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करे थे। ठीक है, आगे बढ़े। बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। इस मैत्री से उत्तर बिहार का वैशाली राज्य गुप्त राज्य के अधिकार में आ गया। चंद्रगुप्त कुमार देवी का विवाह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार के साथ लिच्छवी गणराज्य के वैवाहिक मैत्री का याद दिलाता है। जिस तरह से चंद्रगुप्त का विवाह कुमार देवी से होता है, उसी तरह से बिंबिसार के साथ जो लिच्छवी गणराज्य की वैवाहिक मैत्री होती है वो हमें यहाँ पर याद दिलाता है। ये यहाँ पर हम बता रहे हैं ना कि वो चीज हमें भूलना नहीं है, इससे पहले भी ये सारी चीजें हो चुकी है। तो जो यहाँ पर लिच्छवी राजकुमारी चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का विवाह होता है, तो इस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त प्रथम क्या करते हैं? स्वर्ण के सिक्के जारी करते हैं, जिन्हें क्या कहा गया है? चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के। और इसे क्या कहा गया? इसे लिच्छवी प्रकार की। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये लिच्छवी की राजकुमारी है ना, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी, इसलिए कहा गया इसे लिच्छवी प्रकार के सिक्के। साथ ही ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, एक ये और एक ये, कि राजा रानी प्रकार के सिक्के किस गुप्त शासक के द्वारा जारी किए गए? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। विवाह प्रकार के सिक्के किस राजा के द्वारा जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। राज दंपति प्रकार आदि नामों से इन्हीं सोने के सिक्कों को जाना जाता है, जो विवाह के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है। इस विशेष स्वर्ण मुद्रा के मुख्य तल पर चंद्रगुप्त प्रथम और उसकी रानी कुमार देवी की प्रतिकृति है, तथा पृष्ठ तल पर सिंह वाहिनी लक्ष्मी के साथ लिच्छव्यः शब्द उत्कीर्ण है। इस प्रकार 25 सिक्के हमें कहाँ से मिले? गाजीपुर, टांडा, मथुरा, वाराणसी, सीतापुर तथा बयाना से प्राप्त होते हैं। एलन ने स्मारक मुद्राएं कहा। इस प्रकार समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उसे लिच्छवी दोहित्र या लिच्छवी कन्या से उत्पन्न कहा गया है ना। क्यों कहा गया है? क्योंकि कुमार देवी का पुत्र है, इसीलिए दोहित्र, इसे लिच्छवी दोहित्र कहा गया है ना। किसमें कहा गया? प्रयाग प्रशस्ति। किसके द्वारा रचित है? हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। सब आएगा आगे, है ना, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। ये उल्लेखनीय कि हाल ही में समुद्रगुप्त से आ गया है ना, सॉरी फॉर दैट, फिर आ गया। चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार का एक चांदी का सिक्का भी प्रकाश में आया है। लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त ने अपने राज्य को राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ तथा आर्थिक दृष्टि से क्या करा था? समृद्ध बनाया था। राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ कैसे करेगा कोई व्यक्ति? विवाह से, ताकि भाई उसके राज्य पर कम से कम लिच्छवी और उससे उसके जो मैत्री जो राज्य है वो तो उस पर आक्रमण नहीं करेंगे, है ना, और आर्थिक दृष्टि से भी सहायता मिल सकेगी। तो इस तरह से ये एक डिप्लोमेसी होती है राजाओं की, किस तरह से हम कैसे अपने राज्य को सुरक्षित एवं संवर्धित एवं आर्थिक रूप से सक्षम बना सकते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य पूर्व मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक था।
राय चौधरी ने उसकी कौशाम्बी तथा कौशल या साकेत के मगध शासकों पर विजय का उल्लेख करते हैं। ये राय चौधरी वही है, हेमेंद्र राय चौधरी, जो चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहते हैं, मगध का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। ठीक है, स्पष्टतः प्रयाग, साकेत, मगध उसके साम्राज्य के अंग थे। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। तो गुप्तों की राजधानी क्या हो गई, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करी, उदयन ने। ये इतिहास का व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है। कहां पर करी थी, गंगा और सोन के संगम पर। ठीक है, उदयन ने। किस वंश का था ये, हर्यक वंश का शासक। ये सिर्फ पाटलिपुत्र को देखते से इतनी सारी चीजें हमें आनी चाहिए। क्लियर। अब देखते हैं गुप्त संवत। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है गुप्त संवत। 26 फरवरी मजूमदार के अनुसार 26 फरवरी 320 कहते हैं, 319 इसे माना जाता है। पर्टिकुलर कोई नाम दिया गया हो तो उसकी तारीख भी हमें याद रखनी है। तो गुप्त संवत के बारे में चंद्रगुप्त प्रथम को के द्वारा प्रारंभ किया गया है ये गुप्त संवत। ध्यान रखिएगा, द्वितीय अक्सर लोग द्वितीय में कर जाते क्योंकि उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। तो भाई हमें ऐसा लगता है कि संवत को प्रारंभ करा होगा और साथ में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। 3 चीजें होती है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। तीनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होता है। मैं हमेशा कहती हूँ हमारे दिमाग के, हमारे मस्तिष्क के, हमारे माइंड के खांचों में अलग अलग उसे बिठा कर रखेगा, कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं रहे। ठीक है, तो अभी हमें इन्हें बिठाना है। क्या कैसे बिठाएंगे हम देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास में एक नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय भी दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, गुप्त संवत कहा जाता है। इसे वल्लभी संवत भी कहा जाता है। गुप्त संवत इसलिए कहा जाता है चंद्रगुप्त के द्वारा प्रारंभ किया गया और गुप्तों ने इसे अपनाया था। वल्लभी संवत भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैत्रेय के जो वल्लभी होते हैं इन्होंने इस संवत को अपनाया था, इसीलिए इसे वल्लभी संवत भी कहते हैं। इस नए संवत का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्यों किया था भाई, अपने राज्यारोहण के समय को याद रखने के लिए। उस उपलक्ष्य में इसने चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 ईस्वी में किया गया था। लेकिन आरसी मजूमदार क्या कहते हैं कि जी नहीं, 26 फरवरी 320 का वह दिन था जब चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। 2 चीजें हमारे सामने आती हैं। पहले, अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण किस तिथि को हुआ था मजूमदार जी के अनुसार, तो हम कह सकते हैं कि 26 फरवरी 320 ईस्वी को। क्यों, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि संवत तब प्रारंभ हुआ था और हमें पता है कि संवत जब प्रारंभ हुआ था तब क्या हुआ था, राज्यारोहण हुआ था, है ना। तो ये प्रश्न हमें इसे डेवलप करते आने चाहिए। गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में हुआ है। यानी हमें कैसे पता चला भाई कि कहां पर लिखा हुआ हमने देखा, तो हमने देखा चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में पहली बार इसका प्रयोग होते देखा। ठीक है, लेकिन ये संवत है किसका, ये है प्रथम का। देखा कब, द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में। संवत की स्थापना वर्ष से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कौन प्रस्तुत करता है, इस संवत की स्थापना से कौन करता है, अल-बरूनी कहता है। और वो क्या कहता है कि गुप्त संवत का प्रारंभ शक संवत के 241 वर्ष बाद हुआ है। तो देखिए 241 वर्षों बाद हुआ है, तो मैं इसमें प्लस कर दूंगी तो आ जाएगा 319, यानी सर्वाधिक मान्य तिथि क्या हो गई, 319। क्लियर। जैनाचार्य वृषभ रचित ग्रंथ तिलियोपणपति के अनुसार गुप्तों का उदय भट्ट बाण वंश के 241 वर्ष बाद हुआ है। विद्वानों ने भट्ट बाण वंश का समीकरण शक कुषाण वंश से की है। खो अभिलेख में 156 गुप्त संवत की तिथि अंकित है। ठीक है, खो अभिलेख में भी गुप्तों का संवत हमें पता चलता है 156 लिखा हुआ है। अभिलेख के अनुसार वह वर्ष महावैशाख संवत्सर था। जिस वर्ष संवत प्रारंभ किया गया उसे क्या कहा गया, खो अभिलेख के अनुसार उसे कहा गया महावैशाख संवत्सर। वराहमिहिर की गणना के अनुसार यह संवत्सर 396 शक संवत में पड़ता है और इस गणना के अनुसार 397 शक संवत था। 156 गुप्त संवत एक ही वर्ष में हुए, अतः दोनों में से क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। 241 वर्ष का क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। स्कंद गुप्त के ये 241 जो अंतर आ रहा है तो हमें क्या लग रहा है कि भाई अल-बरूनी सही कह रहा है ना। स्कंद गुप्त के जूनागढ़ प्रस्तर अभिलेख में क्या कहा गया है कि गुप्त शासक अपने ही संवत का प्रयोग करते थे। इस संवत को अभिलेख में गुप्त प्रकाल कहा गया। अभिलेखों में संवत को क्या कहा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण, गुप्त प्रकाल कहा गया है। बुद्धगुप्त के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा लेख में तिथि को स्पष्ट गुप्त वर्ष में अंकित बताया गया है। गुप्तों के समकालीन कुछ राजवंशी भी इस संवत का प्रयोग अपने अभिलेखों में करते थे। हमने देखा था ना, इसे वल्लभी संवत के नाम से जाना जाता है।
शशांक के गंजाम अभिलेख में गुप्त संवत के लिए गुप्ताब्द, ध्यान रखिएगा, शशांक के गंजाम अभिलेख में क्या बताया गया गुप्त संवत को? गुप्ताब्द बताया। और काठियावाड़ मोवी ताम्र लेख में गोप्ते शब्द का प्रयोग किया गया है। अल बरूनी का यह कथन ठीक प्रतीत होता है कि गुप्त तथा वल्लभी संवत क्या है? एक ही है। वल्लभी संवत कहाँ भी जाता है ना, पश्चिमी भारत में गुप्त शक्ति के हाशोन्मुखी होने पर काठियावाड़ में वल्लभी के मेत्रकों ने इस संवत का प्रयोग जारी रखा। इस वंश के द्रोण सिंह के प्रलेखों में वर्ष 183 तिथि अंकित है। द्रोण सिंह के उत्तराधिकारियों ने भी अनेक शताब्दियों तक इस संवत का प्रयोग किया। यही कारण है कि इस क्षेत्र में यह संवत वल्लभी संवत के रूप में लोकप्रिय रहा, क्योंकि बहुत समय तक इन लोगों ने क्या करा था? इस संवत को अपनाया था। उन्होंने अपने आप इस स्वरूप में आ गया और इसलिए संवत को क्या कहा गया? वल्लभी संवत कहा गया। अब देखते हैं समुद्रगुप्त पराक्रमांक वादी है। समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं, है ना। इनका समय है 350 से 375 ईस्वी। अब हमें उल्टा याद रखने की जरूरत नहीं, ये पता है ना आपको कनिष्क के समय से, ठीक है। तो अब ये 350 से 375 सीधा पता चल रहा है, 25 वर्ष तक का इनका समय रहा। बहुत इजी हो गया अब तो ये हमारे लिए, ठीक है। ठीक है, अब देखेंगे हम समुद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका सुयोग्य पुत्र कौन आता है? समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त के समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। सबसे ज्यादा विस्तार अगर किसी के समय में होता है तो वह है समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति, एरन अभिलेख और स्वर्ण मुद्राएं इसके शासनकाल को जानने के मुख्य स्रोत है। सबसे महत्वपूर्ण है प्रयाग प्रशस्ति, एरन अभिलेख और स्वर्ण मुद्राएं। ये तीनों चीजें हमें क्या बता देती है? समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में बहुत अच्छे से सारी चीजें हमें बताती है। और भी अगर इसके अलावा जानना है तो हम कहाँ जाएंगे? जो नालंदा सिंधु ताम्रलेख और गया ताम्रलेख पर समुद्रगुप्त का नाम तथा उपलब्धि अंकित है। इससे भी समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। इससे भी हमें पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में, है ना। इसमें क्या कहा गया है? जो नालंदा से दो ताम्रलेख पता चले हैं और गया के जो ताम्रलेख है, इसमें समुद्रगुप्त का एक तो नाम और उपाधियां दोनों है। और इन उपाधियों के साथ में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? उपाधियों के रूप में परम भागवत कहा गया है। तो इसमें हमें ये याद रखने की जरूरत है कि समुद्रगुप्त को परम भागवत किस लेख में कहा गया है, किस ताम्रलेख में कहा गया है? तो दो ताम्रलेख है, तो नालंदा और दूसरा गया, ठीक है। परंतु फ्लीट डीसी सरकार आदि विद्वानों ने इन ताम्रपत्र को क्या करा? जाली घोषित करा है। ये क्या कहते हैं कि भाई ये सही नहीं है। कौन? फ्लीट डीसी सरकार ये कहते हैं कि ताम्रपत्र जाली है। प्रयाग प्रशस्ति के चौथे श्लोक में, ठीक है भैया, आपने माना कि ये जो स्रोत है ताम्रपत्र जारी है, तो हम आगे फिर देते हैं, है ना, कि हमें क्या पता कुछ और जानकारी मिल जाए। तो प्रयाग प्रशस्ति का चौथा श्लोक कहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उत्तराधिकारी चुनने हेतु सभासदों की एक सभा बुलाए जाने का उल्लेख है। संभव तो सिंहासन के लिए कुछ अन्य राजकुमार जिसमें तुल्य कुलज भी उपस्थित रहे होंगे। समुद्रगुप्त को उसने गले लगाते हुए घोषणा की कि आर्य तुम योग्य हो, पृथ्वी का पालन करो। अर्थात हमें प्रयाग प्रशस्ति का चौथा श्लोक बताता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, उसमें सभी राजकुमारों को बुलाया गया, सभासदों को बुलाया गया और वहां पर सबके सामने समुद्रगुप्त को गले लगाया चंद्रगुप्त प्रथम ने और क्या कहा कि आर्य तुम ही मेरे सबसे योग्य पुत्र हो और इस पृथ्वी का पालन करो। यानी सब अब इस साम्राज्य को आप संभालो भाई, अब हम बूढ़े हो गए, है ना। काच नाम के कुछ सिक्के, समुद्रगुप्त की बात करें लेकिन बीच में काच नाम के भी सिक्के मिलते हैं, उनके बारे में हम भी चर्चा करें, ठीक है। काच नामधारी कुछ सिक्के मिले हैं जिस पर काच नाम चिन्ह के साथ सर्वराज्योच्छता विरुद्ध अंकित था। फादर हेरास ने सर्वप्रथम यह मत प्रतिपादित किया कि समुद्रगुप्त को अपने भाई काच के विरुद्ध उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ना पड़ा, है ना। ये क्या था? कांच कौन है? इसके भाई है, समुद्रगुप्त का भाई है। तो ये बताते हैं फादर हेरास कि इन दोनों के मध्य उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध हुआ और इसीलिए ये इस तरह का हमें जो क्या बोलते हैं सर्वराज्योच्छेता काच नाम का जो सिक्का मिलता है इसी उपलक्ष्य में मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को दावेदारी प्रस्तुत करता है कांच। आर्य मंजुश्री मूल कल्प क्या कहता है कि भस्म नाम का एक अन्य पुत्र था। एलन फ्लीट स्मिथ राय चौधरी आदि विद्वानों ने सर्वराज्योच्छेता विरुद्ध के आधार पर कांच तथा समुद्रगुप्त को एक ही व्यक्ति माना है।
ये क्या कहते हैं एलन फ्रीड्स, स्मिथ और राय चौधरी की ये कांच ही क्या है, समुद्रगुप्त है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि ये इसका भाई है और इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध हुआ। तो फिर आर्य मंजूश्री मूलकल्प क्या कहता है कि ठीक है कांच तो है ही, लेकिन भस्म नामक एक अन्य राजकुमार भी था जिससे क्या हुआ, समुद्रगुप्त का युद्ध हुआ। रिद्धपुर लेख में समुद्रगुप्त के लिए तत्पाद परिग्रहित यानी चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा राज्य त्याग कर समुद्रगुप्त को राजा बनाने का प्रयोग हुआ है। किसमें हुआ है, रिद्धपुर लेख में, समुद्रगुप्त के लिए। अल्टेकर भंडारकर जैसे इतिहासकारों ने कांच का समीकरण किससे करा है, रामगुप्त से। अब अल्टेकर भंडारकर ये क्या कहते हैं भाई, कांच कोई और नहीं, ये तो रामगुप्त है। रामगुप्त को ने पता है ना, समुद्रगुप्त का पुत्र रामगुप्त आएगा अभी आगे, राजा बनेंगे, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आएंगे ना, इसी के पुत्र दो होते हैं। रामगुप्त क्या होता है, कायर हो जाता है, घोषित हो जाता है, उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय इसकी हत्या करके स्वयं ध्रुव स्वामिनी से शादी करके शासक बन जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं अल्टेकर और भंडारकर कि भाई ये कांच जो है ये रामगुप्त ही तो है, कोई दूसरा तो नहीं है, है ना। तो हम हमेशा इतिहास में देखेंगे कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने व्यूज, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के देखने का अलग नजरिया होता है। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रयाग प्रशस्ति, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है ना, तो इसे हमें छोड़ना तो है ही नहीं, और छोड़ तो हम सकते ही नहीं है। तो बहुत विस्तार से हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं, देखते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं, क्या क्या इसमें आ सकता है, क्या क्या आने लायक है, सारी बातों पे बात करते हैं। सबसे पहले अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है ना। तो प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है हरिसेन। ठीक है, पहला प्रश्न यही से बनता है, पूरा पढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति को पाषाण पर खुदी समुद्रगुप्त की आत्मकथा कहा जाता है। तो अगर प्रश्न हमारे सामने ये आए कि भाई समुद्रगुप्त की पाषाण पर खुदी आत्मकथा का नाम क्या है, तो हम क्या कहेंगे, प्रयाग प्रशस्ति रचयिता कौन है, तो हम कहेंगे हरिसेन। ये कौन थे हरिसेन, तो ये संधि विग्राहक थे, कुमार माध्य थे और महादंड नायक थे। कौन, हरिसेन, किसके, समुद्रगुप्त। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय कौन देता है, प्रयाग प्रशस्ति नामक इस प्रस्तर के ऊपर जो चीजें लिखी गई है उसे पढ़ना और उसे सबके सामने लाने का श्रेय जाता है ए टायर को। कब, 1834 ईस्वी में। ठीक है, फ्लीट ने इसे व्यवस्थित रूप से संपादित करवाकर गुप्तकालीन लेख संग्रह कर्फस इनक्रिप्शंस इंडिकेरम खंड 3 में प्रकाशित करा है। यह अभिलेख मूलतः कौशाम्बी में था। ठीक है, लेकिन ये फिर यहाँ आया कैसे, देखते हैं आगे। अकबर के समय इसे कौशाम्बी से प्रयागराज में गंगा यमुना के तट पर स्थित दुर्ग में स्थानांतरित किया गया। अकबर के समय यहाँ पर इसे कौशाम्बी से कहाँ लाया गया, प्रयागराज में, इसीलिए क्या हो गई, प्रयाग प्रशस्ति हो गई। प्रयागराज इसके बाद में प्रयाग प्रशस्ति हो गई, नहीं तो ये क्या होता, कौशाम्बी प्रशस्ति होता। देखिए अकबर यहाँ पर प्रयागराज में ले आए, तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि प्रयाग प्रशस्ति मूलतः कहाँ पर स्थित था, मूलतः तो कौशाम्बी में, फिर अकबर के द्वारा यहाँ पर प्रयागराज में लाया गया। प्रयाग प्रशस्ति पर प्रथम लेख है मौर्य सम्राट अशोक का, जो उसने कौशाम्बी के भिक्षु संघ के में विभेद रोकने हेतु चालू किया था। प्रश्न बहुत बनता है, किस किस के लेख मिलते हैं इस पर, है ना। सबसे पहला जो लेख मिला है वो है सम्राट अशोक का। क्या लिखा गया इसमें कि कौशाम्बी के जो भिक्षु संघ के विभेद को रोकने के लिए इसने जारी किया था। इसके अतिरिक्त क्या मिलता है, इस पर मुगल सम्राट जहांगीर तथा बीरबल का भी लेख इस पर मिलता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रयाग प्रशस्ति की बात करें। सबसे पहले अशोक का मिलता है, दूसरा हमें मिलता है मुगल सम्राट जहांगीर का, तीसरा हमें मिलता है बीरबल। बीरबल किसके समय में था, अकबर के समय। ठीक है, समय की बात करें, इन तीनों के लेख मिलते हैं। साथ ही हमें मिलता है समुद्रगुप्त की पूरा जीवन हमें इसमें मिलता है। ठीक है, यानी 4 लोगों के संबंधित लेख इसी एक लेख में मिलते हैं। जहांगीर के फारसी भाषा के लेख को अब्दुल्ला मुश्किन कलाम ने लिखा था। किसने लिखा था, अब्दुल्ला मुश्किन कलाम ने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति पर जहांगीर के फारसी भाषा के लेख को। एक विशेष पाषाण स्तंभ का भारतीय इतिहास के 3 अत्यंत प्रसिद्ध शासकों अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर के लेख उत्कीर्ण करने के लिए बार बार प्रयोग किया गया। अतः रोमिया थापर ने इसे ऐतिहासिक पुनरांकन नाम दिया गया। 35 फीट ऊंचे इस बालूदार गोल स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति के रूप में कुल कितनी पंक्तियां हैं, 33 पंक्तियां हैं। संस्कृत की भाषा तथा चंपू शैली, चंपू से कह लेते हैं जिसे गद्य और पद्य दोनों मिश्रित शैली में लिखा गया हो। तो भाषा कौन सी है, संस्कृत।
शैली कौन सी है? चंपू। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। प्रशस्ति का पूर्व भाग पद्य में तथा उत्तर का भाग गद्य में, यानी पहले पद्य में लिखा हुआ है फिर गद्य में लिखा हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति को अनुष्ठित या उत्कीर्ण करने का जो श्रेय है वो किसने करा है? तिलभट्ट के द्वारा किया गया। अक्सर प्रश्न की पूछा जाता है, अनुष्ठित करने का कार्य किसने करा है? तिलभट्ट के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति पर न तो कोई तिथि का और न ही समुद्रगुप्त द्वारा कराया गया अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख हमें मिलता है सिक्कों से, है ना, इस पर नहीं है, सिक्कों से मिलता है, ध्यान रखिएगा। कोई तिथि भी नहीं मिलती है और अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख हमें नहीं मिलता है। अतः फ्लीट महोदय ने इसे मरणोत्तर अभिलेख कहा। क्या कहा गया है कि भाई ये समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद लिखा गया होगा। कालांतर के यात्रियों यानी हेनसांग तथा अल बरूनी ने अपनी प्रयाग यात्रा में इसका उल्लेख नहीं किया है। इन दोनों ने नहीं करा है और करेंगे भी कैसे? तो अकबर प्रयाग लेकर आया था, कौशाम्बी में था इसके पहले, तो है ना, लेकिन दोनों ने उल्लेख नहीं करा था। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद में इस पर लिखने का कार्य किया गया होगा, है ना। प्रयाग प्रशस्ति की 7वीं पंक्ति में क्या है कि समुद्रगुप्त की नागों पर विजय का उल्लेख होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, कितनी बार देखा था, 2 राजाओं के नाम आता है जिसमें नागसेन और गणपति नाग दोनों को पर विजय प्राप्त करी थी समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति में गंगा अवतरण का भी उल्लेख है, ध्यान रखिएगा, गंगा अवतरण का उल्लेख मिलता है। परशु अर्थात कुठार, शर या बाण, शंकु शांग, प्राश भाला, असी तलवार, तोमर गंडास, बिंदपाल ढेलवांस, नाराज कटीले शर, वेतस्तिक भुजाली जैसे शस्त्रों से पराक्रम जिसका प्रतीक है, इसका उल्लेख मिलता है 17 से 18वीं पंक्ति में। टोटल 33 पंक्तियां है ना। गंधर्व विद्या में प्रवीणता के कारण समुद्रगुप्त ने गुरु बृहस्पति, नारद तथा तुम्बुर को भी लज्जित कर दिया है, ऐसा प्रयाग प्रशस्ति कह रहा है। पूछा जाता है प्रश्न, है ना, कि गंधर्व विद्या में गंधर्व विद्या में समुद्रगुप्त ने किसे लज्जित कर दिया है? तो उसमें नारद का ऑप्शन आया हुआ है, बृहस्पति और तंबूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्र को कुबेर के समान धनी, वरुण के समान दानी और इंद्र के समान वीर तथा यम के समान दंडकर्ता बताया गया है। प्रशस्ति में समुद्रगुप्त, प्रशस्ति का मतलब ही होता है कि राजा के द्वारा किए गए कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। समुद्रगुप्त के लिए धर्म प्राचीर बंध, धरणी बंध, पृथ्वी व्याम, प्रतिरथ, कविराज, परम भट्टारकर, सर्वोज्योछेता और लिच्छवी दोहित उपमाएं प्रयुक्त की गई। ध्यान रखिएगा, इतनी सारी उपमाएं समुद्रगुप्त के लिए प्रयुक्त की जाती है। धर्म प्राचीर बंध, धरणी बंध, पृथ्वी व्यायाम, प्रतिरथ, कविराज, परम भट्टारकर, सर्वराज्योछेता और लिच्छवी दोहित्र, ठीक है। प्रथम विजय का उल्लेख है इसमें। वही 14वीं पंक्ति में पुष्पनगर पर किए गए आक्रमण का उल्लेख है। 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों का उल्लेख है। 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के 9 राज्यों का वर्णन मिलता है। 21वीं पंक्ति में ही 8 राज्यों का वर्णन मिलता है। 22वीं पंक्ति प्रत्यंत सीमावर्ती राज्य, 23वीं 24वीं में विदेशी शक्तियों का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम समुद्रगुप्त तक वंशावली दी गई है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का उद्देश्य धरणी बंधन था। तो ये सारी चीजें हमें प्रयाग प्रशस्ति से पता चलती है। ये हमने देखा प्रयाग प्रशस्ति, हमने देखा था कि अगर समुद्रगुप्त के बारे में जानना हो तो हमें प्रयाग प्रशस्ति, एरन अभिलेख और सिक्कों के बारे में देखना पड़ेगा। हमने प्रयाग प्रशस्ति देख लिया था, अब देखते हैं हम एरन अभिलेख के। एरन अभिलेख से जानते हैं कि क्या बताता है। ये समुद्रगुप्त की विजय देखेंगे, है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरन अभिलेख के बारे में। एरन अभिलेख मध्य कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। प्राचीन नाम क्या है इसे? अरिकीण है प्राचीन नाम। इसे समुद्रगुप्त का भोगनगर कहा गया है, या स्वभोगनगर भी कहते हैं ना, दोनों याद रखिएगा, भोगनगर या स्वभोगनगर। समुद्रगुप्त की दानवीरता की तुलना पृथ्वी तथा राघव से तथा तुष्ट होने की तुलना कुबेर तथा यमराज से की गई है। उल्लेखनीय किसमें? एरन अभिलेख में की गई है ना। उल्लेखनीय है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना अभी देखा था हमने कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अंतक यमराज से की गई है। एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी तथा उनके पुत्र और पौत्रों का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। दत्त देवी याद रखिएगा। अब देखेंगे समुद्रगुप्त की विजय। सबसे पहले आर्यावर्त का प्रथम युद्ध देखेंगे। आर्यावर्त की जो विजय है उसके बारे में देखेंगे। समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का उद्देश्य प्रयाग प्रशस्ति के शब्दों में संपूर्ण पृथ्वी को जीतना, इसीलिए इसे धरणी बंध कहा गया है ना। पृथ्वी
पूरी पृथ्वी को जीतने के कारण जितना इसका उद्देश्य था, इसीलिए इसने धरणी बंद की उपमा भी दी गई है समुद्रगुप्त को। आर्यावर्त का पहला युद्ध मनुस्मृति के अनुसार पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक तथा विंध्याचल से हिमालय तक का प्रदेश क्या कहलाता था? आर्यावर्त कहलाता है। समुद्रगुप्त ने जिस समय राज्य संभाला, बिहार का मगध, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल का कुछ प्रदेश गुप्तों के अधीन था। इसलिए समुद्रगुप्त के प्रारंभिक सैन्य अभ्यास इस प्रोड क्षेत्र के सीमावर्ती ही रहे होंगे, है ना। यानी ये जो है बिहार का मगध, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल के कुछ क्षेत्र, इसी के अधीन सीमाओं पर ही क्या रहा होगा? समुद्रगुप्त का प्रारंभिक पहला सैन्य अभियान रहा होगा। सर्वप्रथम उसने 3 शक्तियों को परास्त किया। चौथे के संबंध में प्रयाग प्रशस्ति में केवल ग नाम मिलता है, जो हम उससे गणपति नाग से इसका संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है। अच्युत, यह संभवतः नागवंशी राजा था जो अहि छत्र में शासन करता था। बरेली में स्थित रामनगर से अच्युत नामक सिक्के भी हमें मिले हैं। दूसरे नागवंशी राजा तो पद्मावती ग्वालियर स्थित पद्म पवैया शासक था। कोंत कुंडलज दिल्ली व पूर्व पंजाब से कोंत नामक सिक्के मिले हैं, इसका संबंध बुलंदशहर से ना। ये तीसरे राजा है, ठीक है। चौथे राजा के रूप में हमारे गणपति, जो प्रयाग प्रशस्ति के 7वें श्लोक में गणपति नाग का उल्लेख सिर्फ ग रूप में कहा गया है ना, तो इससे अनुमान लगाया गया है कि आगे जब पता चलता है हमें कि नाग राजाओं में 2 राजाओं को समुद्रगुप्त के द्वारा परास्त किया गया, एक तो नागसेन है ही, तो दूसरे गणपति नाग होंगे, क्योंकि ग उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है। अब देखेंगे दक्षिणापथ की विजय। दक्षिणापथ से तात्पर्य उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण में कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के प्रदेश से है। महाभारत में विदर्भ तथा कौशल के दक्षिण में स्थित प्रदेश को दक्षिणापथ कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति में पश्चिम दक्षिण भारत में शासन करने वाले वाकाटकों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अतः मध्य गंगा घाटी के प्रयाग अंचल के बीच से होकर संभवतः जबलपुर क्षेत्र से होते हुए दक्षिणात्य के पूर्वी भाग से अपना अभियान चलाया। दक्षिणात्य अभियान में समुद्रगुप्त था। मुख्य लक्ष्य इसका क्या था? उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु के पूर्वी तटवर्ती अंचलों के ऊपर, जिसके मध्य कृष्णा गोदावरी का तट क्षेत्र सम्मिलित था, अपने अधिपत्य का विस्तार करना, दक्षिण की तरफ प्रस्थान करना। गुप्त सम्राट ने पराजित 12 राजाओं के राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाकर उन पर अनुग्रह दिखाकर उन्हें मुक्त कर दिया। यानी ग्रहण मोक्षानुग्रहण, यानी क्या करा गया? उन्हें मुक्त तो कर दिया, लेकिन फिर भी क्या करा? उस पर अधिकार है ना, राजा का अधिकार तो रहेगा। आप हमारे नाम के सिक्के भी चलाओगे, लेकिन आपके अनुसार शासन का संचालन करोगे। यानी ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति का पालन किया गया। कालिदास के रघुवंश में इस प्रकार की नीति को धर्म विजय छाया है, बताया है, आएगा ना यहाँ, छाया है, बताया है। राय चौधरी ने भी समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को धर्म विजय की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त जिस पूर्वी मार्ग से दक्षिण गया था, उसी मार्ग से वे वापस भी आ गए। अब ये प्रमुख दक्षिण के राज्य अक्सर पूछा जाता है, और वो पूछे जाते हैं राजा कि प्रश्न आता है कि कौशल राज्य का राजा समुद्रगुप्त के समय कौन था? तो हम याद रखेंगे कौन है? महेंद्र। वर्तमान में कहां पर है? तो दक्षिणी कौशल छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर, संबलपुर, बिलासपुर अंचल के क्षेत्रों में। महाकांतर का राजा है व्याघ्रराज, जो वर्तमान बस्तर का अरण्य क्षेत्र है। कोरल का राजा है मंटराज, जो आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी का कोलार झील क्षेत्र है। पिस्टलपुर महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले की पिठामपुर पर है। कोट्टर के राजा है, कोट्टम भी आता है कहीं कहीं, स्वामी दत्त ओडिशा के गंजाम जिले का कोटूर। एरंडपल्ली पूछा हुआ प्रश्न है, दमन जोड़ी बनाओ में आंध्र के विशाखापट्टनम क्षेत्र में स्थित है। काची अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, समुद्रगुप्त के समय में काशी नरेश कौन थे? तो विष्णुगुप्त। वर्तमान में मद्रास स्थित कांचीवरम का पल्लव वंशी शासक, यह समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान का दक्षिणतम शासक था। अविमुक्त नीलराज आंध्र के अनंतपुर जिले में। वेंगी हस्तवर्मन गोदावरी कृष्णा के मुहानों के बीच के क्षेत्र, सालकान वंश का शासक, वर्तमान पेंडुवेगी। पालक उग्रसेन, ये डेट में पूछे गए प्रश्न है ना जोड़ी बनाओ में। यह संभवतः वर्तमान आंध्र प्रदेश के नेल्लोर अंचल में स्थित है। देवराष्ट्र कुबेर आंध्र के विशाखापट्टनम जिले में एलमंचिली। पुस्तलपुर धनंजय उत्तरी अर्काट में पोलूर के निकट कुटलपुर में। ये 12 कुल क्षेत्र हैं जिनके राजाओं के नाम हमने देखे, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला तीसरा देखते हैं हम आर्यावर्त का दूसरा युद्ध। पहला हमने देखा था 4 राजाओं के बारे में बात भी करी थी, अब दूसरा युद्ध देखते हैं। राजधानी में अनुपस्थिति का लाभ उठाकर, क्या राजा कहाँ है? राजा पूरी तरीके से बिजी है दक्षिण में, है ना, और इधर उत्तर में कोई नहीं है।
तो अब इसकी इस स्थिति का लाभ उठाकर वहां के जो छोटे राज्य है वो अपने आप को पुनः स्वतंत्र घोषित कर देते, जिसमें रुद्रदेव यह संभवतः शासक रुद्रसेन तृतीय था। वीसी पांडे इसका समीकरण कौशाम्बी के मगवंशी राजा श्री रुद्र से भी करते हैं। श्री रुद्र अंकित ताम्र मुद्राएं कौशाम्बी से भी मिली है। मतिल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से मत्तिल नामक मुद्राएं प्राप्त हुई। ये संभवतः नागवंशी राजा था। इन राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, है ना। नागदत्त मथुरा से दत्त नामधारी नागवंशी राजा की मुद्रा प्राप्त हुई। चंद्रवर्मा बांकुड़ा से पुष्करना अंचल से प्राप्त शुनशुया अभिलेख में उल्लिखित चंद्रवर्मन से इसकी पहचान की गई है। गणपति नाग गंगा यमुना दोआब का नागवंशी शासक जिसकी मथुरा पेवैया या पद्मावती तथा वैष्णव विदिशा से इसकी मुद्राएं में प्राप्त होती है। नागसेन मथुरा तथा उसके निकट स्थल क्षेत्र का नागवंशी शासक है। अच्युत आहिचा उत्तर प्रदेश का बरेली जिले का शासक। नंदी नागवंशी शासक। बलवर्मा संभवतः नागवंशी शासक। आर्यावर्त युद्ध में लोकित अधिकांश शासक नागवंशी प्रतीत होते हैं। अच्युत, नागसेन, गणपति नाग, मत्तिल, नागदत्त, नंदी और बलवर्मा। यह महत्वपूर्ण है कि समुद्रगुप्त ने नागों की शत्रु गरुड़ को अपना क्या बनाया था, राज्य चिन्ह बनाया था, है ना। गरुड़ नागों की गरुड़ से नहीं बनती, इसीलिए इन्होंने समुद्रगुप्त ने गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया। ये प्रश्न पूछा जाता है गुप्तों का राज चिन्ह क्या है, तो अब ध्यान रखिएगा किसके शत्रु, नागों की शत्रु के रूप में समुद्रगुप्त के द्वारा गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया गया है। अब देखते हैं इसके बीच में आता आठवीं क्षेत्रों में, जिसमें जबलपुर से संबंधित क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करी थी समुद्रगुप्त ने। अब देखते हैं प्रत्यंत सीमावर्ती राज्यों पर विजय। प्रत्यंत राज्य दो प्रकार के थे, जिसमें राजतंत्र और गणतंत्र के। समुद्रगुप्त को पूर्वी, उत्तरी तथा पश्चिमी सीमाओं पर स्थित थे। राजतंत्र और गणतंत्र ये कहाँ पर स्थित थे, ये समुद्रगुप्त के राज्य के पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर स्थित थे। राजतंत्र उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित थे, जिसमें समतट पूर्वी बंगाल, आधुनिक बांग्लादेश के समुद्र तटवर्ती क्षेत्र थे। डवा जो कि असम के नवागांव जिले में स्थित डबोक है। कामरूप आधुनिक असम का केंद्रीय भाग है। कर्तपूर्वी कुमायूं, गढ़वाल व रुहेलखंड का प्राचीन कतु रियाज प्रदेश है। नेपाल आधुनिक नेपाल, यहाँ लिच्छवियों का शासन था। गणतंत्र पश्चिमी सीमा पर स्थित है। अभी हमने क्या देखा, राजतंत्र देखा, आप गणतंत्र वाले देख रहे हैं। मालव या मंदसौर दसपुर जो एमपी का है। टोक, मेवाड़ तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र इसमें सम्मिलित था। उसके बाद में अर्जुनायन जो दिल्ली, जयपुर और आगरा में स्थित है। वर्तमान योधे, जोहियाबार सतलज के दोनों किनारे वाली भूमि। पंजाब रोहतक की सीमा, कोकराखोर से योधे सिक्के के साँचे बड़ी संख्या में मिले हैं। मद्रक, रावी चिनाब के मध्य का क्षेत्र। राजधानी साकल है, शालकोट। अभी सिंधु घाटी का दक्षिण भाग व पश्चिमी राजपूताना। प्रार्जुन मध्य प्रदेश के नरसीपुर में स्थित है। सनकानिक बिलसा के निकट ग्वालियर प्रदेश है। काक्स ये सांची जिसका प्राचीन नाम क्या है, काकनाबोर, ये प्रश्न पूछा जाता है। खरपरिक दमोह जो मध्य प्रदेश के पूर्वी राज्यों विशेष रूप से बंगाल पर अधिकार हो जाने से समुद्रगुप्त को पूर्वी बंगाल की ताम्रलिप्ति जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह प्राप्त हो गए थे, जिससे समुद्रगुप्त की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान मिला था। ये सारे क्षेत्र ये बताते हैं कि यहाँ तक समुद्रगुप्त का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, सिर्फ महत्वपूर्ण ये है कि इन चीजों को आपको एक बार सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा, कुल 14 प्रत्यंत राज्य, 5 राजतंत्र, 9 गणतंत्र के प्रति समुद्रगुप्त ने कर देने, उसकी आज्ञाओं के पालन करने तथा प्रचंड समुद्रगुप्त को संतुष्ट करने की नीति अपनाई थी। सर्व करदान अर्थात आज्ञाकरण, प्रमाण गमन, परितोष, प्रचंड शासन, विदेशी शक्तियां, इन्होंने गुप्तों के गरुड़ चिन्हों वाले राजकीय मुहर के प्रयोग की अनुमति मांगी तथा वैवाहिक संबंध बनाने की इच्छा भी प्रकट की। आत्मनिवेदन, कन्योपदान, गरुणात्मक और सविषयक मुक्ति, शासन, याचना, ये हम उसका अनुवाद बता रहे हैं ना कि इन्होंने इस तरह से ये लिखा हुआ हमें मिला है, उसका हमने अनुवाद करके देखा है कि इसमें बताया गया है। अभी अगला क्या बोल रहा है कि देवपुत्र शाही शाहानु शाही अर्थात ये एक कुषाण राजा किदार जो पश्चिमी पेशावर क्षेत्र का राजा था की उपाधि थी। यह गांधार क्षेत्र के संशनेयी शासक शाहपुर द्वितीय के अधीनता में राज करता था। अंततः ये समुद्रगुप्त की सहायता प्राप्त करके क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। शक, पश्चिम मालवा, गुजरात तथा काठियावाड़ के शासक समुद्रगुप्त के समकालीन शासक जो रुद्रसिंह तृतीय या मुरंड, चीनी स्त्रोतों में जिसे मुरंड जाति का मेठलून कहा गया है, जो पूर्वी भारत में शासन करते थे। हेमचंद्र कृत अभिज्ञान चिंतामणि से क्या ज्ञात होता है कि मुरुंडों का राजा आधुनिक लंपाक या लंगमान में स्थित था। सुधाकर चट्टोपाध्याय भी इसी मत से सहमत थे कि इसके क्या ये समकालीन थे, है ना, और इस समुद्रगुप्त के अधीन शासक करते थे। सिंहल, इससे क्या तात्पर्य होता है, लंका द्वीप से। चीनी यात्री वांग हुवेन सिंह के ग्रंथ हिंग चियोन से क्या ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के समकालीन लंका नरेश श्री मेधकर्ण, ये प्रश्न पूछा जाता है, समकालीन है ना, कौन थे,
लंका नरेश तो श्री मेधकर्ण ने एक दूत भेजकर बोध गया में लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की आज्ञा मांगी थी। चीनी यात्री हंसांग ने इस विहार को देखा था तथा कहा था कि लंका नरेश ने भारत के राजा समुद्रगुप्त को अपने देश के समस्त रत्न है ना, रत्न भेंट कर दिए। सर्वदीपाशीभित गुप्त काल तक दक्षिण पूर्व एशिया में अनेक भारतीय उपनिवेशों की स्थापना हो चुकी थी। अतः इस पंक्ति का तात्पर्य है कि दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर अधिकार के बाद भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया श्रीलंका से यातायात व्यापार आदि में वृद्धि हो गई थी। ठीक है, अब देखते हैं अश्वमेध यज्ञ के बारे में। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। अब जैसा कि हमने देखा कि प्रयाग प्रशस्ति, एरन अभिलेख कोई भी हमें नहीं बता रहा है ना, क्या नहीं बता रहा है कि दोनों हमें नहीं बता रहे हैं भाई कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया। तो अब हमें जानकारी तो चाहिएगी, तो कैसे पता चला वो देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा अब हमें ध्यान देखना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हम जो देख रहे थे वो इतनी महत्व की चीजें नहीं थी। महत्व क्या था, हमें दक्षिण के राज्यों को एज इट इज याद रखना है, कहाँ पर किसका शासक था। अक्सर 2 से 3 प्रश्न बनते हैं इसमें। ठीक है, नागवंशी राजाओं को याद रखना पड़ेगा, किसके सामंत थे ये याद रखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर विजय प्राप्त करी ये याद रखना पड़ेगा। समुद्रगुप्त एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे लिए, विशेष याद रखिए। ठीक है, उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय भी हमारे लिए विशेष रहेंगे। स्कंदगुप्त तक हमें याद रखना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा आगे जाए तो कुमारगुप्त तक, क्योंकि ये महत्वपूर्ण राजा है, याद तो सभी रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं अश्वमेध यज्ञ। अपनी विजयों से निवृत्त होने के बाद यानी सब दूर विजय प्राप्त कर ली, अब समुद्रगुप्त ने क्या सोचा, अब मुझे अश्वमेध यज्ञ किया जाना चाहिए ना। इस यज्ञ का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलता है, तो यज्ञ का अनुष्ठान प्रशस्ति लिखे जाने के बाद हुआ होगा। ये भी प्रशस्ति लिख दी होगी, उसके बाद में अश्वमेध यज्ञ किया होगा, ये भी हो सकता है। या उनकी मृत्यु के बाद वो प्रशस्ति लिखी गई हो, ये भी हो सकता है। दोनों चीजें संभव। अब देखते हैं समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की पुष्टि निम्न प्रमाणों से होती है। कैसे, अश्वमेध शैली की मुद्राएं, इनके मुख्य भाग पर यज्ञ युग में बंधे हुए अश्व को आकृति तथा पृष्ठ भाग पर आभूषण धारण किए हुए राजमहिषी खड़ी है, जिसके दाहिने हाथ में चमर, बाएं हाथ में तोलियां है। पृष्ठ भाग पर ये अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है। पूना ताम्र पत्र, प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्र पत्र में समुद्रगुप्त को अनेका अश्वमेध याजिनी कहा गया है। भीतरी लेख स्कंदगुप्त के भीतरी लेख में समुद्रगुप्त को चिरोत सन्नाश्व मेघ हुर्त या चीर काल में छोड़े गए अश्वमेध को कराने वाला कहा गया है। इस तरह से एक तो अश्वमेध की जानकारी खुद चंद्रगुप्त की समुद्रगुप्त की सिक्के देते हैं, साथ में पूना ताम्र पत्र भी देता है, भीतरी स्तंभ लेख भी स्कंदगुप्त का भीतरी लेख भी हमें देता है। ठीक है, 3 चीजें से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था। ब्रिटिश संग्रहालय में एक युग से बंधे हुए घोड़े की मिट्टी की मूर्ति जिस पर पराक्रम अंकित है संग्रहित किया हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन सूत्र ग्रंथों आप स्तंभ अश्वलायन में अश्वमेध यज्ञ कराने की जो परिस्थितियों का उल्लेख है वो सारी सिक्के में बताई गई है। इसलिए हमें क्या पता चलता है कि भाई समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अब समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के सिक्कों का चलन करा था, कितने प्रकार के सिक्के चलाए थे, तो पूछा जाता है प्रश्न ना। तो संख्या याद रखिएगा, 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। पहला था गरुड़ ध्वज, इनका चिन्ह था, तो गरुड़ ध्वज याद रखेंगे। पताका या दंडधारी प्रकार के सिक्के, एक ही प्रकार का प्रकार ये इन नामों से जाना जाता है। समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलित मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार था। इन मुद्राओं पर कुषाण प्रभाव सर्वाधिक पता चलता है। अंततः अधिकांश विद्वानों को मानना है कि समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलित प्रथम मुद्रा प्रकार था। क्रमशः अन्य प्रकार की मुद्राओं का भारतीकरण हुआ। बयाना निधि से समुद्रगुप्त की कुल 173 पूछा जाता है प्रश्न है ना। बयाना निधि से समुद्रगुप्त की, बयाना निधि इसलिए याद रखना है हमें क्योंकि बयाना निधि से गुप्तकालीन अलग अलग शासकों के बहुत सारी मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा सिक्के किस शासक के मिले प्रश्न पूछा जाता है, आगे आएगा, डोंट वरी। लेकिन अभी हमें यहाँ क्या याद रखना है, बयाना निधि से समुद्रगुप्त के कितने सिक्के मिले, 173। ठीक है, जिसमें 143 किस तरह के ध्वज या दंडधारी प्रकार के हैं। इस प्रकार में इस मुद्रा प्रकार में समुद्रगुप्त को सैकड़ों युद्धों का विजेता कहा गया है। पृष्ठ भाग पर सिंहासनी देवी के साथ समुद्रगुप्त की उपाधि पराक्रम अंकित है। यह मुद्रा प्रकार उसकी नागवंशी राजाओं के ऊपर विजय को प्रदर्शित करती है। ज्ञातव्य की छांदोबद्ध मुद्रा लेकर अंकित कराने वाला भारत की बात हो रही ना, भारत का पहला शासक कौन है, समुद्रगुप्त है। छंदोबद्ध मुद्रा लेखन कराने वाला भारत का, प्रश्न की प्रवृत्ति जरूर समझिएगा, भारत का पहला शासक है समुद्रगुप्त। अगले जो सिक्के वो है धनुर्धारी प्रकार का, जिसमें सम्राट के त्राता
रूप की अभिव्यक्ति। इसके मुख्य भाग पर सम्राट को धनुष बाण लिए खड़ा हुआ बताया गया है, जो धनुधारी प्रकार की मुद्राओं का भारतीयकरण दिखाई पड़ता है। अतः आगे के गुप्त राजाओं में धनुधारी प्रकार अत्यंत लोकप्रिय होगा। जो आगे गुप्त शासक आते हैं उन्होंने भी धनुधारी प्रकार के सिक्के चलाए हैं। पृष्ठ भाग पर मुद्रा लेख में के रूप में समुद्रगुप्त के विरुद्ध यानी वो अगेंस्ट वाला विरुद्ध नहीं है ना, उसके प्रशंसा में विरुद्ध बोलते हैं उसको, विरुद्ध अप्रतिरत अंकित किया हुआ है, जिसमें पर्याप्त प्रशस्ति में जैसे पृथ्वी व्याम अप्रतिम बताया गया है। ठीक है, अगला बताया है पशुधारी प्रकार का, जिसमें कन्नौज, बनारस तथा बयाना निधि से इस वर्ग की मुद्राएं प्राप्त होती है। इसमें प्रमुख भाग पर बाएं हाथ में परशु धारण किए हुए राजा का चित्र तथा वामन आकृति अंकित की हुई है तथा समुद्रगुप्त की राजाओं का विजेता कहा गया है परशुधारी प्रकार के सिक्कों में। पृष्ठ भाग में हाथ में कमल अंकित देवी लक्ष्मी की आकृति। समुद्रगुप्त की उपाधि इसमें बताई गई कृतांत परशु अंकित है, जो प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलती है। इस मुद्रा का भारतीकरण अधिक हुआ दिखता है हमें। कौन सा? परशुधारी प्रकार का। अगला मिलता है हमें अश्वमेध प्रकार का। ये मुद्रा समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का प्रमाण है। ये संभवतः उसके शासनकाल के अंतिम भाग में उत्तर दक्षिण विजय के बाद परिवर्तित हुई है। बयाना निधि से 20 अश्वमेध शैली की मुद्राएं प्राप्त हुई है। इनका निर्माण अश्वमेध के बाद ब्राह्मणों को दान देने के निमित्त बनवाया गया था। इसके मुख्य भाग पर यज्ञ यूप में बंधे हुए घोड़े का चित्र मुद्रा लेख में राजाधिराज अंकित है। पृष्ठ भाग पर राजमहर्षि दत्त देवी की आकृति के साथ साथ अश्वमेध पराक्रम उपाधि अंकित है। अश्वमेध शैली मुद्रा पर समुद्रगुप्त का अंकन नहीं मिलता है। इस शैली की मुद्रा के निर्माण में संपूर्ण शास्त्रीय विधानों का ध्यान रखा गया है। व्याघ्र निहिता प्रकार, मुख्य भाग पर धनुष बाण से व्याघ्र को पेड़ से कुचलते हुए राजा की आकृति, चंद्रध्वज का अंकन तथा उसको उपाधि व्याघ्र पराक्रम अंकित है। पृष्ठ भाग पर मकर वाहिनी गंगा के साथ व्याघ्र पराक्रम तथा राजा समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। यह समुद्रगुप्त की गंगा दोआब विजय का सूचित करता है ना, गंगा दोआब विजय के बारे में होगा इसी तरीके से, इसीलिए अनुमान हम लगा सकते हैं कि इस तरह के सिक्के ढाले गए होंगे। अगला है वीणा वादन या गीतिका प्रकार। मुख्य भाग पर पूर्व भाग पर वीणा बजाते हुए राजा की आकृति के साथ महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है, जो उसके कुशल वीणा वादन तथा संगीत प्रेम को दर्शाता है। पृष्ठ भाग पर हाथ में कर्ण, पोपिया तथा पाश लिए लक्ष्मी का अंकन है। कुछ विद्वान इसे सरस्वती का अंकन मानते हैं। समुद्रगुप्त की व्याघ्र निहिता चित्ता प्रकार तथा वीणा वादन प्रकार की मुद्राओं पर विदेशी प्रभाव बिल्कुल नहीं है। यह मुद्रा का पूर्णतः भारतीय स्वरूप है। वीणा वादन है ना, इससे हमें समुद्रगुप्त की संगीत में रुचि का भी पता चलता है। कांच मुद्राएं, गुप्त शासकों की वंशावली में कांच नामक शासक का नाम न मिलने के बावजूद कांच मुद्राएं मिली है। इन मुद्राओं को मुद्रा शास्त्र के आधार पर समुद्रगुप्त की ध्वजधारी गरुड़ प्रकार मुद्रा क्रम में रखा गया है। पीठ महोदय ने सर्वप्रथम इस मत का प्रतिपादन किया कि कांच नामक की मुद्रा समुद्रगुप्त की है। राखालदास बनर्जी ने बंगाल के बर्धमान से समुद्रगुप्त की 2 ताम्र मुद्राएं प्रकाश में लाई, जिसकी दूसरी ओर ऊपर आधे भाग में गुप्त शासकों की मोहर अंकित मानव मुखी हाथ युक्त पंख फैलाए गरुड़ का अंकन व नीचे समुद्र अंकित था, पर इन्हें सामान्य प्रचलन नहीं बल्कि अपवाद स्वरूप ही ग्रहण किया जाना चाहिए। कांच मुद्राओं के बारे में कह रहे हैं। समुद्रगुप्त की मुद्राओं का उत्तरोत्तर भारतीकरण का आभास होता है। लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, गंगा आदि भारतीय देवियों का अंकन भी मिला है। धनुष, बाण, तलवार, परशु आदि भारतीय शस्त्रों का अंकन मिला है। अश्वमेध प्रकार के सिक्के पूर्णतः भारतीय हैं। तो मूल्यांकन के रूप में हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व बंगाल की खाड़ी से पश्चिम पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। कश्मीर, पश्चिम बंगाल, पश्चिम राजपूताना, सिंध, गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत में इसमें सम्मिलित था। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में हम चर्चा करी। अब आगे की जो बात है उस पर हम आते हैं कि क्या क्या बातें इसके बारे में हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानने को मिलेगी। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में निम्न प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी? एक तो संधि विग्राहक। कौन है? हमने देखा था संधि विग्राहक हरिसेन ही थे, है ना। ये देखिए युद्ध मंत्री। संधि विग्राहक क्या काम था? तो संधि और युद्ध का मंत्री था हरिसेन। खाद्य पाकिट राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष कौन था? ये हरिसेन का पिता था, धूभुट्टी। कुमार मात्य आधुनिक आईएएस की भांति उच्च पदाधिकारी था। महादंड नायक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी था। ये तीनों जो उपाधियां संधि विग्राहक, कुमार मात्य और महादंड नायक, ये हरिसेन को प्रदान की गई थी। ये देखिए, हरिसेन समुद्रगुप्त का संधि विग्राहक, कुमार मात्य और महादंड नायक था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज
और बहु कविता का रचयिता कहा गया है। ध्यान रखिएगा, कविराज और बहु कविता का रचयिता बताया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। कृष्ण चरित्र का रचयिता समुद्रगुप्त को माना जाता है। विद्या के उदार संरक्षक इस सम्राट ने बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना क्या बनाया था, मंत्री नियुक्त करा था। वामन के काव्य लंका सूत्र में समुद्रगुप्त का एक नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। उसकी उदारता के फलस्वरूप सरस्वती तथा लक्ष्मी का शाश्वत विरोध सदा के लिए समाप्त हो गया। उसमें सर्व राज्योच्छेता तथा शास्त्र तत्वार्थ भरता का अनूठा मिश्रण था। वैदिक धर्म का पालन करता होने के कारण उसे उचित ही धर्म प्राचीर बंध यानी पृथ्वी का विजेता कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता था। विश्व में ऐसा कोई गुण नहीं था जो उसमें नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति का मतलब ही यही है कि उसकी गुणगान की व्याख्या करना। ठीक है, गया ताम्रपत्र में उसकी उपाधि क्या बताई गई है, परम भागवत मिलती है। कहां पर, गया ताम्रपत्र में। मजूमदार के अनुसार 5 शताब्दियों के विकेंद्रीकरण तथा विदेशी आधिपत्य के बाद आर्यावर्त उसके शासनकालीन बौद्धिक भौतिक व नैतिक समृद्धि का सिरमौर बन गया। यानी कहने का मतलब यही है, मजूमदार जी यही कहना चाह रहे हैं कि भाई इतना विकास हर क्षेत्र में किसी भी शासक के समय नहीं हुआ था। ठीक है, ये ठीक ही है कि उसके विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। स्मिथ का उसे भारतीय नेपोलियन कहना सर्वथा तर्क संगत है। जिस तरह से नेपोलियन ने सब जगह जीत प्राप्त कर ली थी, वैसे ही भारतीय नेपोलियन भारत के अधिकांश क्षेत्रों को समुद्रगुप्त के द्वारा जीत लिया था। प्रश्न पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त को किसने भारतीय नेपोलियन कहा है, तो ध्यान याद रखिएगा नाम स्मिथ। H.C. रायचौधरी ने समुद्रगुप्त की तुलना महापद्मनंद से की थी। सीथियन शक शब्द त्याग कर उसने कर्मचारी पद्धति का सुधार किया। R.D. बनर्जी ने उसे गुप्त वंश का सबसे महान शासक कहा है। तो ये यहाँ पर हमारे समुद्रगुप्त समाप्त होते हैं। आगे की क्लास में हम देखेंगे रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, यानी गुप्त सम्राट हमारे अभी चलेंगे। बहुत ही बड़ा टॉपिक है हमारा, तो थोड़ा लंबा चलेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा हमें, लेकिन जल्दी हम इसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे पता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, तो अब दीजिए मुझे इजाजत। जल्दी मिलते हैं रामगुप्त के साथ अगली कक्षा में। जय गणेश।